हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ पूनम कुमावत और आज मैं लेके आई हूँ इकोलॉजी यूनिट से एक और क्विज इकोसिस्टम से। तो इकोलॉजी जो यूनिट है, जैसा कि सब बच्चे जानते हैं, थोड़ी थ्योरेटिकल है, याद करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। 4 चैप्टर है उसके अंदर। फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से रिलेटेड क्विज हम लोग लास्ट क्लास के अंदर डिस्कशन कर चुके हैं। अगर किसी बच्चे ने अगर वो क्विज अटेंड नहीं किए तो वो जरूर देखें, क्योंकि काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। और सेकंड जो चैप्टर है इकोलॉजी यूनिट का है, दैट इज अ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि उसके अंदर टर्म किसने दिया, डेफिनेशन क्या है, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या है, टाइप्स क्या है, उसके एस्पेक्ट क्या है। एस्पेक्ट हम बेसिकली 4 आपकी एनसीईआरटी बोलती है कि एनर्जी का फ्लो हम पढ़ते हैं एस्पेक्ट में, डिकम्पोजिशन पढ़ते हैं, और इसके अलावा हम लोग न्यूट्रिएंट साइकिल हम इसके अंदर डिस्कशन करते हैं। और इस तरीके के जो एस्पेक्ट्स हैं वो हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, फूड चेन, फूड वेब, ठीक है, और प्रोडक्टिविटी, ठीक है। वहीं एक और टॉपिक इकोलॉजिकल इस चैप्टर के अंदर दिया है, दैट इज सक्सेशन, ठीक है, जहाँ पे हम देखते हैं कि कोई बैरे रोक है या फिर ऐसा एरिया जहाँ पे पहले प्रोडक्टिविटी नहीं थी और टाइम के चलते चलते वहाँ पे एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के अंदर चेंज हो जाती है, तो उसको हम सक्सेशन बोलते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो इकोसिस्टम बेसिकली बहुत छोटा सा और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि इसके अंदर हम ये देखते हैं कि सन से कैसे एनर्जी ट्रैप हुई, क्योंकि ओवरऑल जितने भी लिविंग है इस अर्थ पे उन सबके लिए जो सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट इज अ सन, और वहां से हम डायरेक्ट एनर्जी नहीं ले सकते। वहां से हमारे पास प्रोड्यूसर्स होते हैं, इनकी ऑटोट्रॉफ, जो एनर्जी को ट्रैप करते हैं और फिर आगे फूड चेन के थ्रू एनर्जी को ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। तो बच्चों, इस तरीके से इस चैप्टर के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोसिस्टम एंड सक्सेशन से रिलेटेड, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आई हूँ। मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत ही अच्छे और सुप्रीम क्वेश्चंस हैं। आपको भी अपना इवोल्यूशन पता चलेगा कि आप कितना अच्छे से इस चैप्टर को समझ पा रहे हो, एनसीईआरटी को कितने अच्छे से समझ पा रहे हो। तो कोशिश करो बच्चों, हमेशा की तरह अपना सेल्फ एनालिसिस करने के लिए रेडी हो जाओ, एंड जितना मैक्सिमम उसके शेयर किया करो क्विज को, मैक्सिमम अपने जितने भी सच्चे पक्के दोस्त हैं उनको बुलाया करो, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्विज को अभी की अभी लाइक कर दो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इकोसिस्टम से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। लास्ट टाइम कुछ बच्चे टाइमिंग को लेके बोल रहे थे, तो जहाँ पे भी ऑप्शन के अंदर थ्योरेटिकल ऑप्शन मिलेंगे वहां पे आपको टाइमिंग मिल जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको बताना है कि मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सेकेंडरी कंज्यूमर, डिकम्पोजर, प्राइमरी कंज्यूमर, एंड फोर्थ है प्राइमरी प्रोड्यूसर, ठीक है। तो आपको बताना है, टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है बच्चों, बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर मैक्सिमम एनर्जी, सबसे ज्यादा एनर्जी यहाँ पे 4 ऑप्शन में किसको चाहिए होती है। आपके अकॉर्डिंग आपका आंसर चैट बॉक्स में आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो उसके बहुत ही प्यारा ऑप्शन होता है। और अगर ऐसा क्वेश्चन आप अटक रहे हो तो इसका मतलब आपको अभी भी बहुत अच्छे से इकोसिस्टम को पढ़ने की जरूरत है। प्राइमरी जो प्रोड्यूसर होते हैं दे रिक्वायर मैक्सिमम एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज नोट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर सिलेक्टेड स्पीसीज। देखो, आर जो है वो रिप्रोडक्टिव वैल्यू या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्टिव फिटनेस को प्रेजेंट करता है। लास्ट चैप्टर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था, और उनसे जो स्पीसीज है आर सिलेक्टेड स्पीसीज, उनके लिए इनमें से नोट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो आपको देखना है यहाँ पे रिप्रोडक्टिव क्विकली, पेरेंटल केयर, ए लो सर्वाइवल रेट ऑफ प्रोजेनीज, प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी। सो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या है, अपने चैट बॉक्स में आने दो, और इसका सही है पेरेंटल केयर। देखो, पेरेंटल केयर से आर का कोई वास्ता नहीं होता है। रिप्रोडक्टिव फिटनेस डार्विन ने दिया था, अर्थ पे जितनी भी स्पीसीज है वो अपने आर को मेंटेन करना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the ratio between energy flow at a different point in a food chain is known as ecological capacity, ecological efficiency, ecological assimilation and ecological potential। 4 ऑप्शन है बच्चों आपके सामने, आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। देखो, इकोसिस्टम बहुत आसान टॉपिक है अनडाउटेडली। हमें लगता है कि फूड चेन, फूड वेब, डिकम्पोजिशन, और ये तो बहुत ही आसान टर्म है और हम जानते भी हैं, बट इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना वो थोड़े क्रूशियल आ जाते हैं।
तो रेशो बिटवीन द एनर्जी फ्लो एट अ डिफरेंट पॉइंट इन फूड चेन, जो एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी का जो फ्लो हमें देखने को मिलता है, दैट इज अ प्रोड्यूसर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, कंज्यूमर में यहाँ पे जो एनर्जी का फ्लो हो रहा है वो उस इकोलॉजी की क्या दिखाते हैं, एफिशिएंसी। नेक्स्ट, एबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन टू इंक्रीज अंडर आइडियल इन्वायरमेंटल कंडीशन, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी नेटेलिटी है या कैरिंग कैपेसिटी है या बायोटिक पोटेंशियल है या एब्सोल्यूट नेटिलिटी है। तो अपना आंसर चैट बॉक्स में डाल दो बच्चों, और आपको पता होना चाहिए ये है ऐसे टॉप लेवल के क्वेश्चंस, एंड आपको पता भी चलेगा कि आप लोगों ने एनसीईआरटी कितने अच्छे से सुना, समझा और पढ़ा भी है। तो इसका आंसर आएगा सही, बायोटिक पोटेंशियल। मतलब आइडियल कंडीशंस के अंदर अपने आप को अगर पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है तो वो उस पॉपुलेशन का क्या कहलाता है, बायोटिक पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। ठीक है, क्यों? द एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी ऑफ herbivores is better than carnivorous. Energy conversion efficiency of carnivorous is better than herbivorous. Produce have the lowest energy conversion efficiency. Last option है, energy conversion efficiency is the same in all tropical level. तो जो एनर्जी का पिरामिड हमेशा अपराइड क्यों होता है, उससे रिलेटेड एक अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। तो बताओ भाई क्यों होता है यहाँ पे। तो इसका सही आंसर है, द एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी ऑफ हर्बीवोरस की जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर होती है कार्निवोरस की वजह से, इसीलिए तो जो पिरामिड रहता है वो हमेशा ही अपराइट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ बर्ड डिक्लाइन इन एरिया वेयर डीडीटी वाज एक्सटेंसिवली यूज्ड, तो क्या होगा? ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ भी है। द बर्ड स्टॉप्ड लेइंग एग, the eggs laid by the bird did not hatch, the snake ate the eggs, and last option है, the DDT spray killed all the birds। तो क्या है कि किसी बर्ड की पॉपुलेशन जहाँ रह रही है और वहाँ के एरिया में डीडीटी का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो डीडीटी आपको भी पता है कौन सी फिनोमिना होती है, चलो एक बात बताना, जिसके अंदर फूड ट्रॉपिक लेवल से या फूड चेन के हर एक स्टेप से डीडीटी का अक्यूमुलेशन इन्हांस होता है। ठीक है, यानी कि इन फूड चेन ईच ट्रॉपिक लेवल इन्हांस द डीडीटी। ठीक है, तो कौन सी फिनोमेना बोलते हैं बच्चों, ये हम इसको इकोलॉजी के अंदर ही आती है, इसको बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, तो बायोमैग्निफिकेशन से डीडीटी का लेवल जो है वो बर्ड्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से बर्ड डिड नॉट हैच। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अपीयर एज द पायनियर ऑर्गेनिज्म ऑन अ बैरे रॉक, बंजर रॉक के ऊपर पायनियर स्पीसीज कौन सी होगी? सबसे पायनियर स्पीसीज मतलब सबसे पहली फर्स्ट कम्युनिटी जो कि एक बैरे एरिया पे आती है। ठीक है, ग्रीन एल्गा होगा, लाइकेन होगा, लिवरवर्ट होगा या मॉसेस। ठीक है, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। पायनियर स्पीसीज वो है जो सबसे पहले आएगी कम्युनिटी को स्टार्ट करने के लिए, और इसका सही आंसर है हमारे पास लाइकेन। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी सक्सेशन टेक प्लेस ओनली या फिर स्लैश इन डिग्रेडेड फॉरेस्ट, न्यूली क्रिएटेड पोन्ड, न्यूली कूल्ड लावा एंड बैरे रॉक। तो सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है, अगर आपको ये पता है तो इसमें इस क्वेश्चन के अंदर आपको बाकी ये तीन ऑप्शन भी मेरे अकॉर्डिंग देखने की भी जरूरत नहीं होगी, आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना वो निकाल सकते हो। इसका सही आंसर चैट बॉक्स में लिखते रहो। क्विज अगर किसी ने लाइक नहीं है तो लाइक कर दो, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर दो। ठीक है, देखो सेकेंडरी सक्सेशन कहाँ होती है, जहाँ पे पहले से कोई लाइफ थी और किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से वहाँ पे वो लाइफ खत्म हो गई और पहले वाली लाइफ की जगह अब दूसरी लाइफ बन रही है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। नेक्स्ट, नेचुरल रिजर्वर बताना है किसका भाई, फॉस्फोरस का। बड़ा आसान क्वेश्चन है, फॉसिल है, सी वाटर है, रॉक है या एनिमल बॉर्न है। तो कहाँ स्टोर होता है नेचुरली फॉस्फोरस, ये भी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है और अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आपको इस ऐसे क्वेश्चंस आप गलत नहीं कर सकते, और ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको जो ये 15 सेकंड का टाइम भी दिया जा रहा है ना, मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा होता है। रॉक इसका सही आंसर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 10th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट बताना है फॉर द सेकेंडरी सक्सेशन। वापस से सेकेंडरी सक्सेशन पे क्वेश्चन है। इट इज सिमिलर टू प्राइमरी सक्सेशन एक्सेप्ट दैट इट हैज द रिलेटिव फास्ट पेस, it being on a barren rock, it occur on a
डी forced site and it follow primary succession। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सेकेंडरी सक्सेशन अभी आपको बताया था मैंने, तो आपको पता चल गया होगा काफ़ी हद तक। मतलब यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन से रिलेटेड कोई बहुत ऐसे डेंजरस क्वेश्चन नहीं आते हैं कि जहाँ आप अपना थोड़ा सा मतलब आपको, हाँ ठीक है, अगर मतलब उनके जो स्टेजेस हैं वहाँ से क्वेश्चन भले ही आपको थोड़ा कंफ्यूज कर दे, तो ये होता प्राइमरी सक्सेशन की तरह ही है, लेकिन काफ़ी फास्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वुड बी ऑब्टेन विद द फॉलोइंग डेटा। आपको एक डेटा दिया है जिसमें सेकेंडरी कंज्यूमर का बायोमास दिखा रखा है, आई थिंक, ठीक है, या नंबर दिखा रहा नहीं, ग्राम में दे रखा है, बायोमास है, प्राइमरी कंज्यूमर का है, प्राइमरी प्रोड्यूसर का है। तो आपको इस डेटा के अकॉर्डिंग पिरामिड बनाना है इकोलॉजी, और आपको बताना है कि वो पिरामिड कैसा होगा, अपराइट बनेगा, ठीक है, इन्वर्टेड बनेगा, और किस तरह का पिरामिड होगा, ठीक है। तो बहुत आसान है ये भी। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है वो इन्वर्टेड पिरामिड होगा, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी प्रोड्यूसर बहुत थोड़ा है, उसके बाद में प्राइमरी कंज्यूमर है, और 120 जो है वो किसका है, सेकेंडरी। तो ये हमारा बायोमास का है और इन्वर्टेड पिरामिड है। नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ऑफ द टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ पार। पहला तो क्वेश्चन ये होता है कि पार क्या भला होती है, आधे बच्चों को तो ये भी नहीं पता होता कि पार है क्या, ठीक है। पार बेसिकली सन से आने वाली वो रेडिएशन है जिसको प्लांट यूज करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस, या हम इन शॉर्ट बोलेंगे जो फोटो सिस्टम होते हैं ना वो ट्रैप करते हैं इस लाइट को। लगभग ये 400 से लेके 700 नैनोमीटर की होती है। इसका नाम आपको पता है, चैट बॉक्स में आ जाना चाहिए, पार की फुल फॉर्म क्या है। तो पार का फुल फॉर्म और इस क्वेश्चन का आंसर दोनों चैट बॉक्स में फटाफट आ जाना चाहिए भी। देखो ये ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन है, इकोलॉजी की ये क्वेश्चन अगर आप गलत कर रहे हो तो भाई थियोरेटिकल क्वेश्चन के अंदर तो और भी प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। तो पार की फुल फॉर्म होती है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है लेस देन 50%, ठीक है। इंसिडेंट होता है लेकिन वो यूज तो सिर्फ 1% करता है, ट्रांसमिट 10% करता है। Presence of plant arranged into a well-defined vertical layer of depending on their height can be seen in कहाँ मिलेगा ऐसे वर्टिकल लेयर के अंदर अरेंजमेंट, ट्रॉपिकल सामान में, ग्रास लैंड में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, या टेम्परेट फॉरेस्ट में। अच्छा क्वेश्चन है ये भी बच्चों, तो बता दो भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। वर्टिकली जो यहाँ पे लेयरिंग के फॉर्म में जो अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है वो हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, and in ecosystem the rate of production of organic matter during the photosynthesis is termed as PPP यानी NPP net primary productivity, GPP ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, या नेट प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो आपको बताना है द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस करके प्लांट जो भी बना रहा है वो उसकी कौन सी प्रोडक्टिविटी होगी, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, GPP होती है, ठीक है। अगर उसमें से R आप निकाल दो तो हमारे पास कौन सी आ जाएगी, NPP, ठीक है। R मतलब यहाँ पे क्या है बता दो जी, R वो वैल्यू है जो कि प्लांट खुद अपने लिए यूज करते हैं इन ए रेस्पिरेशन लॉस। Next question, the biomass available for consumption by the herbivorous at decomposer is called secondary productivity, standing crop, gross primary productivity, या net primary productivity। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, तो आंसर आ जाना चाहिए चैट बॉक्स में। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन के अंदर आपको कहीं पे भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगा, एंड बहुत ही इजी क्वेश्चन है। टाइम खत्म हो चुका है, आंसर इसका है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, क्योंकि बायोमास जो कि अवेलेबल है हर्बीवोरस और डिकम्पोजर्स के लिए वो उसकी क्या कहलाएगी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, क्योंकि प्लांट ने R लॉस कर लिया है अपना। द मास ऑफ लिविंग मैटर at a tropical level in a given area any time is called humus, standing crop, standing state, या detritus। ये भी NCERT इकोसिस्टम
डायरेक्ट टर्म है ये भी। स्टैंडिंग क्रॉप क्या है, स्टैंडिंग स्टेट क्या है, ह्यूमस क्या होता है, डेट्राइटस क्या होता है, मतलब ये एक क्वेश्चन ही है बेसिकली। अगर ये चारों टर्म पे आए तो हमें 4 अलग अलग क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आ जाने चाहिए एट प्रेजेंट टाइम, और इसका सही आंसर है स्टैंडिंग क्रॉप। ठीक है, जितना लिविंग मैटर है तो वो स्टैंडिंग स्टेट होएगी, नहीं न्यूट्रिएंट मैटर इन अ सॉइल। ठीक है, नेक्स्ट आपको करेक्ट स्टेटमेंट पिक करना है रिगार्डिंग द फूड चेन। 4 स्टेटमेंट दिए हैं, आराम से पढ़ लो, क्योंकि लास्ट टाइम पे ऐसे थियोरेटिकल ऑप्शन के अंदर बच्चों का ये डाउट था कि मैम हम पूरा स्टेटमेंट पढ़ते ही नहीं है, उससे पहले टाइम जो है खत्म हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा, आप आराम से चारों स्टेटमेंट को पढ़ो, एनालिसिस करो, एंड तो चारों ऑप्शन को देख के अपना सही आंसर चैट बॉक्स में डाल दो, और आपका टाइम जो है अब स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो फूड चेन जो है वो एस्पेक्ट है किसका, इकोसिस्टम का। ठीक है, जिसके हेल्प से हम देखते हैं कि एनर्जी जो है वो फ्लो करती है। तो यहाँ पे 4 में से कितने स्टेटमेंट सही है वो बताने हैं, हम सही स्टेटमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले आंसर देखते हैं इसका क्या है। इसका आंसर है सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है। रिमूवल ऑफ मोस्ट ऑफ द कार्निवोरस रिजल्टेड इन इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ डियर, बिल्कुल सही है। लेंथ ऑफ फूड चेन जनरली लिमिटेड 3 to 4 टॉपिक लेवल होता है ड्यू टू एनर्जी लॉस, बिल्कुल सही चीज है। तो इसका मतलब ये जो 4 स्टेटमेंट है आपके सिर्फ एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रही है, आने वाले 4 अल्टीमेटली क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर देंगे, क्योंकि ओवरऑल जो भी स्टेटमेंट देंगे आपको इधर उधर घुमा के दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन फैलन लॉग्स इज ड्यू टू, बता दो किसकी वजह से होगा। पुअर नाइट्रोजन कंटेंट, anaerobic environment and low cellulose content, लो मॉइस्चराइजर कंटेंट। बेसिकली कि डिकम्पोजिशन का रेट जो है वो स्लो क्यों होता है। एनसीईआरटी के अंदर ये पॉइंट भी दिया है कि कब डिकम्पोजिशन फास्ट होगा और किस कंडीशन में डिकम्पोजिशन स्लो होता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा लो मॉइस्चर कंटेंट जो है। अगर मॉइस्चराइजेशन पूरा नहीं है तो स्पीड जो है डिकम्पोजिशन की वो स्लो हो जाएगी। टोटल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन इकोसिस्टम इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको, ऑर्गेनिक मैटर, बायोमास, बायोम, लीटर या फूड। जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, यहाँ बात चल रही है ऑर्गेनिक मैटर की किसी एक इकोसिस्टम में, तो वो क्या कहलाएगा, बायोमास कहलाएगा, बायोम कहलाएगा, या लीटर या फिर फूड। तो इसका सही आंसर है ऑर्गेनिक मैटर क्या कहलाता है, बायोमास। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम इज एन इक्विलिब्रियम अमंग दी प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, डिकम्पोजर, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। देखो बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम बताना है यहाँ पे, तो कोई बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम कब होगा वो आपको समझना पड़ेगा भाई। ये इकोसिस्टम को बहुत अच्छा सा शब्द मिला है बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम। एक अच्छा इक्विलिब्रियम एक इकोसिस्टम में कब एस्टेब्लिश होगा, जब वहाँ पे प्रॉपर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर होंगे तभी। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरेस्टिंग रियल इकोसिस्टम मैक्सिमम एनर्जी इज प्रेजेंट इन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो 4 ऑप्शन है T3, T2, T1 एंड T4। तो मैक्सिमम एनर्जी जो है किस में प्रेजेंट होगी, एक रियल इकोसिस्टम की बात चल रही है, तो कौन से लेवल पे हमें मैक्सिमम एनर्जी की प्रेजेंस देखने को मिलती है। तो भाई देखो सीधी सी बात है, आंसर आएगा फर्स्ट, प्रोड्यूसर के पास ही तो सबसे ज्यादा एनर्जी ट्रैप करने का कैपेबिलिटी है। देखो हम तो सन के सामने जाके खड़े होके हमें तो कोई एनर्जी मिलने वाली है नहीं। पैरासिटिक फूड चेन के अंदर जो पिरामिड है वो कैसा बनेगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। लीनियर होगा, अपराइटेड होगा, इन्वर्टेड होगा या इन्वर्टेड अपराइट होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं पागल बनाने के लिए। पैरासिटिक फूड चेन अगर आपको समझ में आई हुई है तो मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन का आंसर आप गलत कर सकते हो। ठीक है, ये पैरासाइटिक फूड चेन जो है वो आप देखोगे तो इस फूड चेन का जो पिरामिड बनेगा वो इन्वर्टेड बनता है। मतलब एक ट्री है, उसके ऊपर बहुत सारे बर्ड्स हैं और उन बर्ड्स पे बहुत सारे पैरासाइट्स हैं। तो आप देखोगे तो इसका जो पिरामिड आ रहा है वो हमारे सामने नंबर के बिहाफ पे देखेंगे तो वो इन्वर्टेड आता है। नेक्स्ट, इफ ऑल ग्रीन प्लांट ऑफ अर्थ आर डिस्ट्रॉयड, ठीक है, सारे ग्रीन प्लांट खत्म कर दो तो क्या होगा। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ऑल प्लांट शैल डाई, ओनली हर्बीवोरस एनिमल शैल डाई और एनिमल शैल डाई अल्टीमेटली, नथिंग
shall happen to animal। तो भाई हम पूरे अर्थ से ग्रीन प्लांट को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे तो बच्चों क्या होगा? सोचने वाली बात है, कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। इसका सही आंसर है थर्ड। ठीक है, सब बच्चे अपना आंसर जो है ना ईमानदारी से पुट करेंगे चैट बॉक्स में। इसके अलावा आप अपना सेल्फ एनालिसिस खुद से करोगे। मेरे सामने कुछ भी लिख दो, मैं तुम्हारी कमेंट्स देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, समझ रही हूँ, बट बी ऑनेस्टली तो आपको पता चलेगा कि आप कितना काम चीटिंग के साथ कर रहे हो, कितना सही से कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसाइक्लिंग ऑफ एलिमेंट इन इकोसिस्टम इज कॉल्ड केमिकल साइकिल, जियोलॉजिकल साइकिल, बायो जियोकेमिकल साइकिल या जियोकेमिकल साइकिल। तो बता दो भी, रिसाइकलिंग ऑफ एलिमेंट इन इकोसिस्टम क्या कहलाएगा? ये भी बताया हुआ है आपको क्लास में। देखो एक बात याद रखना, जो भी हमारी क्लास रहती है ना, अगर उसको आप बहुत अच्छे से सुन समझ रहे हो तो आने वाले नीट का जो भी पेपर रहेगा वो हमारी क्लास में डिस्कशन किया होगा, डैम श्योर। ठीक है, ओके नेक्स्ट, इसका सही आंसर का भाई जियोकेमिकल साइकिल। इसके अलावा अगर आपको किसी टॉपिक पे आपको कोई पर्टिकुलर क्लास चाहिए कि हमें ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमें बहुत कंफ्यूज करता है, तो आप वो टॉपिक भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। तो इतना कर सकती हूँ कि उस टॉपिक का आपको बहुत वेल डायग्रामेटिक या फिर कुछ इमेज के थ्रू या फिर कुछ बहुत ईजी लैंग्वेज और एग्जाम्पल के थ्रू वो टॉपिक भी मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर सकती हूँ। उससे रिलेटेड भी एक वीडियो बना के मैं डाल दूंगी। ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा वो कोई टॉपिक भी आपको स्पेसिफिक क्लास चाहिए तो। अब ये ना हो कि पूरी यूनिट का नाम लिख के बोल दो मैम पूरी यूनिट चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। बट कोशिश करूंगी कि आप जो भी टॉपिक मुझे डाल रहे हो कमेंट में तो उसकी रिलेटेड में आपको मटेरियल प्रोवाइड करूँ। इन नेचुरल इकोसिस्टम डिकम्पोजर्स इंक्लूड ओनली बैक्टीरिया एंड फंजाई, ओनली माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स या द above two type of organism plus macroscopic animal, only the above two type of organism। बता दो जी। यहाँ पे बहुत ध्यान से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है क्योंकि चारों ऑप्शन जो है ना काफी अच्छे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। एक नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर हम जो सही क्रेडिट देते हैं ना डिकम्पोजर्स को, वो किसको मिलेगा यहाँ पे? तो भाई इसका सही आंसर है बैक्टीरिया, यानी कि डिकम्पोजर्स का क्रेडिट जाता है ओनली बैक्टीरिया एंड फंजाई को, बाकी के कोई यहाँ पे लेना नहीं है। देखो माइक्रोस्कोपिक एनिमल तो प्रोटिस्टा भी है, ठीक है, तो उसका तो कोई डिकम्पोजिशन में रोल नहीं रहने वाला ना, तो इसीलिए विच ऑफ द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा है? माउंटेन का है, डेजर्ट का है, फॉरेस्ट का है या ओशियन का है? देखो ये भी क्वेश्चन जो है ना वो भी आपके, तो ऐसा ऐसा जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन एनसीईआरटी से एज इट इज आए, क्योंकि एनसीईआरटी से पॉइंट आपको समझ में आ जाता है तो उससे इर्द गिर्द उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम हम मानते हैं ओशियन, क्योंकि ओशियन से ही हम मानते हैं कि लाइफ बनी है तब से लेके आज तक वहां का इकोसिस्टम अभी तक भी चेंज नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी जो होती है वो ट्रांसफर होती है 10% लॉ। ठीक है, तो ये किसने दिया था? स्टैनले ने दिया था, विजमैन ने दिया था, लिनमैन ने दिया था या टेंसले ने दिया था? क्योंकि चारों टर्म्स जो है ना आपके लिए बड़े, ये चारों के चारों क्या है, रिसर्चर है। ठीक है, तो इन्होंने कुछ ना कुछ अपना अपना काम जो है किया है बायोलॉजी फील्ड के अंदर। वहीं इन्होंने 10% लॉ जो था कि 1% प्लांट ट्रैप मतलब फॉर्म करेगा प्रोडक्टिविटी में और 10% ट्रांसफर करता है, तो ये इसको लॉ ऑफ लिंडमैन भी बोला जाता है या 10% लॉ के नाम से भी हम इसको जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ट्रांजिशन जोन बिटवीन द टू इकोलॉजिकल टाइप्स। ठीक है, तो इज इनहिबिटेड बाय, कौन करेगा? इकोटोन, इकोटाइप, इकोसिस्टम, इकेट। तो ट्रांजिशन जोन बिटवीन द टू इकोलॉजिकल टाइप्स इज इनहिबिटेड बाय, तो आपके सामने यानी कि पता होना चाहिए यहाँ पे ट्रांजिशन जोन दो इकोलॉजी के बीच में है जो इनहिबिट करेगा किसको? तो इसका सही आंसर, देखो स्किप करना बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, ऑप्शन होता है, इकोटोन इज द राइट आंसर। तो ट्रांजिशन जोन बिटवीन द टू इकोलॉजिकल टाइप इज इनहिबिटेड बाय इकोटोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट एट विच फूड एनर्जी इज असिमिलेटेड at the tropic level of consumer is known as। फर्स्ट ऑप्शन है ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी या नन ऑफ द अबव। The rate at which food energy is assimilated at the tropic level of consumers,
ठीक है। तो कंज्यूमर्स के लेवल पे बात है, ये इसके क्वेश्चन है ना काफी ऐसे रिपीटेड हो सकते हैं, क्योंकि ये एक ही क्वेश्चन अलग अलग एग्जामिनेशन में अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो जब भी कंज्यूमर से रिलेटेड प्रोडक्टिविटी की बात आ रही है तो फिर वो हमारी रहेगी सेकेंडरी। आपको फिर दिया है लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड इन्वॉल्व ऑल दी स्टेटमेंट एक्सेप्ट। ठीक है, तो इसका मतलब 3 स्टेटमेंट्स है, एक गलत है लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड में। तो आपको टाइम आई थिंक थोड़ा सा कम मिल जाएगा इस, क्योंकि टाइम जो है स्टार्ट हो चुका है अनफॉर्चुनेटली, बट कोई बात नहीं, आप पोज करके क्वेश्चन के ऑप्शन को अच्छे से पढ़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ये। तो इसका जो सही आंसर है वो है लास्ट, दे डू नॉट रिप्रेजेंट रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एट ए डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। ऐसा नहीं है, रिलेशनशिप जो है वो शो होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के अंदर एक स्टेटमेंट को छोड़ के बाकी की सारी क्या है लिमिटेशंस है इकोलॉजिकल पिरामिड की, इन्वॉल्व ऑल दी स्टेटमेंट एक्सेप्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए हैं, आराम से पढ़ो, अब अगर आपको टाइम मिल जाएगा, क्योंकि जहाँ थ्योरी होती है वहाँ पे आई अंडरस्टैंड कि आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि पूरे चारों स्टेटमेंट को एक बार पढ़ना होता है, देन आपको एनालिसिस करना होता है कि ये स्टेटमेंट सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है। तो ऐसे क्वेश्चंस में लिटिल बिट टाइम लग जाता है। ठीक है, तो अच्छे से पेपर के अंदर भी आपको टाइम लेना है, ऐसे क्वेश्चंस पे जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जल्दबाजी आपका सिर्फ एक क्वेश्चन ही नहीं बल्कि 5 नंबर भी कटवा देगी। टाइम जो है अब आपका स्टार्ट हुआ है, आई होप आप लोगों ने चारों जो ऑप्शन है वो अच्छे से स्टडी कर लिए हैं। तो इसका सही आंसर आ जाना चाहिए ड्यूरिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्या होगा भाई ड्यूरिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन के अंदर? इसका सही आंसर है थर्ड, प्रिडिक्टेबल एंड ग्रेजुअल चेंज इन स्पीसीज कॉम्पोजिशन टेक प्लेस इन अ गिवन एरिया। तो बिल्कुल चेंजेस तो आएंगे स्पीसीज। अगर हम लोग हाइड्रोसैरी की बात करें तो पाइनोर स्पीसीज आते हैं, देन मासेस आते हैं, देन फर्न्स आते हैं, उसके बाद में हमारे पास आगे क्लाइमेक्स कम्युनिटी आती है। ठीक है, तो इस तरीके से ग्रेजुअली चेंजेस होते हैं। दीज आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑन द डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट इकोसिस्टम। दीज आर प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ द डीप। हाँ, ये एनटीए का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे कौन आएगा? ब्रू ग्रीन एल्गी है, कोरल रीफ्स है, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, या ग्रीन एल्गी है? बात चल रही है डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स की। देखो हाइड्रोथर्मल वेंट एनसीईआरटी में गिवन टर्म है, तो वहां पे देखो ऑब्वियसली वहां पे ये ब्लू ग्रीन एल्गा सरवाइव नहीं कर पाएगी, कोरल रीफ भी नहीं बन पाएंगे, तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होंगे जो वहां पे एज ए प्राइमरी प्रोड्यूसर की तरह काम करेंगे। This is a characteristic feature of cropland ecosystem. Absence of weed, ecological succession, least genetic variation, absence of soil entities. तो टाइम बच्चों स्टार्ट हो चुका है। ऑप्शन आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे इकोसिस्टम दिया है, दैट इज अ क्रॉपलैंड, है ना। तो बता दो, चैट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए। क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हैं तो बिना करे बता देने चाहिए ना, मतलब कुछ चीजें होती है जो ऐसे बार बार पूछने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए हमें। और ये भी देखने को आ रहा है कि सब बच्चे कमेंट नहीं करते हैं, तो लास्ट में कंप्लीट होने के बाद में आपको क्विज कैसी लगी, कैसे मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, कितने सही और कितने गलत है। ठीक है, क्योंकि जब आपकी कमेंट्स आते हैं ना मेरे पास कि इतने सही है और इतने गलत है, तो उससे मुझे ये पता चलता है कि इतने लेवल के क्वेश्चन थे जो आपके पढ़ने के क्राइटेरिया से बाहर थे। ठीक है, तो एक जर्नल मेरे पास एक फीडबैक बनता है आप लोगों का कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा चल रहा है। लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो कोई खेत में जब हम कोई क्रॉप लगाएंगे, तो गेहूं की अगर हम क्रॉप लगा रहे हैं वीट की, तो देखो हम सारे प्लांट किसके लगाएंगे? वीट के ही लगाएंगे, और उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत ही कम मिलेगी हमें। ऐसा तो है नहीं हम एक रो के अंदर अलग टाइप की वीट लगाएंगे, दूसरी रो में हम अलग टाइप की वीट लगाएंगे, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको 2 कॉलम दिए हैं, उन दोनों कॉलम्स के अंदर करेक्ट ऑप्शन को पकड़ना है। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, आराम से मैच करो,
आराम से आंसर को ढूंढो, आपका टाइम जो है वो स्टार्ट हो चुका है, थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा। देखो मेरे को नहीं लगता ये क्वेश्चन के अंदर आपको थोड़ा सा डिले करने की भी जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे अर्थवॉर्म, सक्सेशन, इकोसिस्टम सर्विसेज एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, चारों टर्म्स आपको अच्छे से पता है, तो चारों कॉलम इजीली मैच हो जाएंगे आपके सामने। ऑप्शन आपके सामने गिवन है और इसका सही आंसर है फोर्थ। फोर्थ क्या कह रहा है कि जो फर्स्ट कॉलम है उसका है सेकंड, बिल्कुल सही बात है, डेट्राइटस होता है, डेट्रीवोरस होता है। सक्सेशन के अंदर पायनियर स्पीसीज आती है, इकोसिस्टम सर्विसेज है पॉलिनेशन, और पॉपुलेशन ग्रोथ होती है नेटिलिटी। ठीक है जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट गैसियस बायोजियोकेमिकल साइकिल इन द इकोसिस्टम? क्योंकि दो तरह से हम लोग बायोजियोकेमिकल साइकिल पढ़ते हैं, एक गैसियस होते हैं, एक सेडिमेंट्री होते हैं। तो आपको कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन में से आपको बताना है कि गैसियस नहीं है, क्योंकि नॉट है। देखो नॉट, करेक्ट, इनकरेक्ट, एक्सेप्ट, ये ऐसे 4 टर्म्स होती है जो आपको सिली मिस्टेक करने पे मजबूर कर देती है, और इसका सही आंसर है फॉस्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फंक्शनल यूनिट ऑफ एन इकोसिस्टम? स्ट्रैटिफिकेशन, एनर्जी फ्लो, प्रोडक्टिविटी या डिकम्पोजिशन? नहीं है। देखो जब भी आप ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो वहाँ पे आप जब क्वेश्चन पढ़ते हो ना, तो ऐसे नोट लिखा होता है ना, उसको ऐसे गोले में मार्क कर लिया करो। एक्सेप्ट लिखा होता है उसको मार्क कर लिया करो। करेक्ट या इनकरेक्ट जो भी लिखा होता है ना, उसको मार्क कर लिया करो। तुम्हारी आंखें, तुम्हारा ब्रेन उसके ऊपर बहुत स्ट्रांगली ब्रिंक करता है कि अच्छा मुझे नोट वाला आइडेंटिफाई करना है। तो एक इकोसिस्टम के एस्पेक्ट में हम देखते हैं एनर्जी फ्लो, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, दीज आर द एक्सपेक्ट ऑफ इकोसिस्टम। स्ट्रैटिफिकेशन नहीं है, स्ट्रैटिफिकेशन अलग चीज रहती है। तो बता दो भाई स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, ये भी आपको बताना चाहिए, स्ट्रैटिफिकेशन किसको बोला जाता है। ठीक है, सो आंसर आपके चैट बॉक्स में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द पायनियर इज एग्जैक्ट सक्सेशन इज दी, क्या है? मॉसेस है, क्रस्टोज लाइकेन है, फोलियस लाइकेन है, या श्रब है? देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको हो सकता है कि थोड़ा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करे। यहाँ पे आपको बताना है पाइनोर के अंदर, तो सही आंसर है इसका क्रस्टोज। देखो पहले क्रस्टोज लाइकेन है, उसके बाद में हम लोग फोलियस लाइकेन पे आते हैं। दिस आर द वेराइटी ऑफ लाइकेन। ये मोस्ट प्रोबेबली आपको क्वेश्चन नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, इसको आपको थोड़ा लर्न करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ की स्टोन स्पीसीज? ये अच्छा क्वेश्चन है। की स्टोन स्पीसीज में तुम पक्के से कंफ्यूज होने वाले हो इस क्वेश्चन में। अगर जो बच्चा नहीं हो रहा है ना, तो मतलब वो स्टार परफॉर्मिंग स्टूडेंट है मेरा। ठीक है, तो बताओ अभी बच्चों की स्टोन स्पीसीज, कंगारू है ऑस्ट्रेलिया में, मैटास्कोया है इन वैली ऑफ चाइना में, फिग ट्री एंड ट्रॉपिक फॉरेस्ट में, या माइक्रोजल फंगस है? फिग ट्री इन ट्रॉपिकल। देखो फिग ट्री इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो कि बहुत सारी चीज़ों को अपने पास स्टोर करके रखता है, बहुत सारे हर्बीवोर्स को, बहुत सारे बर्ड्स को, उन सब के लिए फिग ट्री का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटी ऑफ एनिमल्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दैट इज अ कीस्टोन स्पीसीज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट रिगार्डिंग द इकोलॉजिकल सक्सेशन? 4 स्टेटमेंट दिए हैं, बता दो कि इसमें इनकरेक्ट आपको आइडेंटिफाई करना है। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी, बायोमास इंक्रीज होगा, नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी, सक्सेशन एंड इवोल्यूशन वुड हैव बीन पैरेलल प्रोसेस, फ्यूचर सीरियल कम्युनिटी कैन बी प्रिडिक्टेड, कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, है ना? तो इकोलॉजिकल सक्सेशन के अकॉर्डिंग इनकरेक्ट कौन सा है? 3 सही है, ये गलत है। तो भाई देखो प्रिडिक्ट किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं प्रिडिक्टेड, नहीं तो हम लोग सीक्वेंस कैसे प्रिडिक्ट करेंगे ना सीरियल्स की। तो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंड सीरियल स्टेज ऑफ हाइड्रोसेरे? देखो मैंने दे दिया, मतलब हर एक पॉइंट से क्वेश्चन, इकोलॉजिकल सर्विसेज तक को नहीं छोड़ा हम लोगों ने, है ना? तो मेरे अकॉर्डिंग तो मैं अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शंस लेके आती हूँ चैप्टर के हर एक कोने कोने से। ठीक है, फिर भी अगर आपको यूँ लगता है कि कुछ और ऐसे है पॉइंट जो छूट गए हैं, तो आप मेंशन कर देना, मैं और ध्यान दूंगी। ठीक है, देखो मैं मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। ठीक है, बट आप जब तक मुझे पॉजिटिव फीडबैक नहीं दोगे तो मुझे नहीं पता कि ये काम मैं कब तक कर पाऊंगी, है ना? तो अगर ऐसा काम आप कंटिन्यूटी के साथ चाहते हो, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट
मेंटेन रहने चाहिए, ठीक है, और आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स भी। फ्री फ्लोटिंग स्टेज बिल्कुल सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अडप्टेशन ऑफ पैरासाइट्स, ठीक है, तो लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, प्रेजेंस ऑफ एडेसिव ऑर्गन, वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, ठीक है। आपको लग रहा होगा ये क्वेश्चन तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से रिलेटेड है। बेसिकली पैरासाइट जो है ना वो आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। पैरासाइट इज अ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म और वो हर जगह अपनी टांग उसेड़ के बैठे होंगे, क्योंकि हम पैरासाइटिक फूड चेन भी पढ़ते हैं ना, तो हम पैरासाइटिक एक्टिविटी के बारे में, अडेप्टेशन के बारे में पढ़ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो पूरी इकोलॉजी का है, हम कंसिडर नहीं कर सकते कि इस चैप्टर से इस चैप्टर से। उनके पास वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रीडेटर्स, ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए हैं। प्रीडेटर एक्टिंग एज ए conduct of the energy transfer, predator keep prey population under control, predator help in maintaining species diversity, predator over exploit its prey, ठीक है। तो भाई इसके अंदर भी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी आपको क्वेश्चन थोड़ा लग रहा होगा कि ये ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन से रिलेटेड है, तो हाँ, क्योंकि ये प्रीडेटर्स और बेसिकली प्रीडेटर्स है क्या, कंज्यूमर्स ना, तो ये इस तरीके से दूर के रिश्ते में आ सकते हैं। प्रीडेटर ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं प्रे को, ऐसा नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ मेजर ऑटोट्रॉप्स इन एक्वेटिक इकोसिस्टम में, ठीक है, ये आसान क्वेश्चन है। सबमर्ज प्लांट होंगे, फाइटोप्लैंक्टन होंगे, जू प्लैंक्टन होंगे, शर्प्स होंगे, कौन होगा एक्वेटिक फूड चेन के अंदर? आपको पता है टॉप पे कौन बैठता है, वही प्राइमरी प्रोड्यूसर है। तो अगर आपको एक्वेटिक फूड चेन पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि मेजर ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, जिनको जू प्लैंक्टन्स खाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ डोमिनेंट स्पीसीज, ओके, काइंड ऑफ क्वेश्चन है। कंगारू एट इन डेजर्ट, पाइनस इन हिमालय, लाइन फॉरेस्ट, कंगारू इन ऑस्ट्रेलिया। कंगारू रैट है, ठीक है। डोमिनेंट स्पीसीज का एग्जांपल आपको बताना है कहाँ आपको देखने को मिलता है। तो काफी 3 ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। डोमिनेंट स्पीसीज पूछा गया है, तो इसका सही आंसर कीस्टोन स्पीसीज नहीं पूछा है ना, डोमिनेंट है। हिमालय के अंदर पाइनस सबसे ज्यादा डोमिनेंसी मिलती है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म हर कंडीशन में मिले ऐसा जरूरी नहीं है। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बताना है। 4 स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं, पढ़ने के लिए टाइम भी दे रही हूँ, ठीक है। आराम से चारों स्टेटमेंट्स को पढ़ो, एनालिसिस करो, समझो एंड देन बताओ कि ये इकोसिस्टम से रिलेटेड है, एनर्जी फ्लो से रिलेटेड है। तो आपको बताने हैं कि यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। टाइम आपका अब स्टार्ट हुआ है बच्चों। 4 स्टेटमेंट है, 1 गलत है, 3 सही है। तो ऐसे क्वेश्चन आपका सिर्फ एक चीज क्लियर नहीं करते, बल्कि 4 चीजें आपको समझ में आती हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो कर दूं आंसर फटाफट अपने चैट बॉक्स में, नहीं आ रहा है तो स्किप कर सकते हो। और इसका जो सही आंसर है, जो गलत है, वो है लास्ट। एनर्जी एट अ हायर ट्रॉपिक लेवल इज अ मोर एज कंपेयर टू लोअर एज दे फिजिकली स्ट्रॉन्ग, नॉट एट ऑल, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको बताया था कि एनर्जी जब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक, दूसरे से तीसरे पे जाती है, तो लॉयन तक या टॉप कंज्यूमर तक आते आते एनर्जी का जो लेवल होता है वो डाउन हो जाता है, भले ही वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन बनता है, लेकिन ये मेरे अकॉर्डिंग स्टार परफॉर्मिंग क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन जो बच्चा सही कर रहा है, दैट मीन वो बहुत अच्छे से इकोसिस्टम इकोलॉजी को समझ पा रहा है। हैबिटेट्स के अंदर हम क्या रखते हैं भाई? बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, फिजियो केमिकल कंपोनेंट होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, प्रीडेटर्स होते हैं, कॉम्पिटिशंस होते हैं, डिफरेंट स्पीसीज होती है, क्या कुछ होता है बता दो भाई। एक हैबिटेट किसका बना होगा? ये अच्छा भी क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन भी है, क्योंकि हर एक हैबिटेट के अंदर इकोसिस्टम सर्वाइव करते हैं ना। तो इस तरीके से इकोलॉजी से रिलेटेड हम 2 चैप्टर की और क्विज है, वो भी हम लेके आएंगे आपके लिए। सो इसका सही आंसर है सारे A, B, C और D, यानी कि सारी चीज़ें मिलके क्या बनाती है? हैबिटेट का फॉर्मेशन करती है, इसलिए 4th इज द राइट आंसर। असेंडिंग ट्रॉपिक लेवल इन ए ग्रासिंग ग्रासलैंड फूड चेन पिरामिड रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट करता है? बी ग्रेजुअल डिक्रीज इन बायोमास फ्रॉम एपेक्स टू बेस, gradual decrease in biomass from producer to the tertiary consumer, gradual
increase of the biomass from the producer to the tertiary consumer, no change in a biomass. तो ascending trophic level in a grazing food chain pyramid क्या रिप्रेजेंट करता है भाई? ascending. ठीक है, तो बता दो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा. 4 ऑप्शन है. ग्रेजुअल चेंज होगा बायोमास में फ्रॉम प्रोड्यूसर टू टर्शरी कंज्यूमर, बिल्कुल सही बात है. नेक्स्ट, which of the following is not a factor responsible for the decreasing at the process of decomposition? Lower temperature, sugar solution, carnitine, lignin, not a factor, not a factor है, ध्यान रखना. फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्रीजिंग, कम करने के लिए किसको? डिकम्पोजिशन को. इनमें से कौन सा फैक्टर ऐसा नहीं है जो कि डिकम्पोजिशन की प्रोसेस को कम कर दे? ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना. शुगर सॉल्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है. बिना शुगर सॉल्यूशन के भी डिकम्पोजर अपना काम बहुत परफेक्टली कर सकते हैं. उनको कोई इफ एंड बट नहीं चाहिए होता कि ऐसा होगा तो हम डिकम्पोजिशन करेंगे. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी फिक्स्ड इन प्रोड्यूसर in an ecosystem including the organic matter used in respiration during the measurement period is known as. आपको यहाँ पे बहुत, आपको ऐसे यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट दिया है थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, पर बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है ना. क्या बनेगा यहाँ पे? वो पूछ रहा है टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन प्रोड्यूसर इन एन इकोसिस्टम इंक्लूडिंग द ऑर्गेनिक मैटर, जो कि हम रेस्पिरेशन में भी यूज करते हैं ना. तो इसका सही आंसर आ जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो फिक्स करते हैं दैट इज अ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. इसी का ही हम यूज करते हैं रेस्पिरेशन में, तो वो पीछे बचता है वो क्या कहलाता है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस क्विज का. सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय डिकम्पोजर्स, पैरासाइट, प्रोड्यूसर या कंज्यूमर. लास्ट क्वेश्चन है. ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन ऐसे थे कि जो आप इजीली सॉल्व कर सकते थे एक दो क्वेश्चंस को छोड़ के. अगर फिर भी आपके क्वेश्चंस के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो मतलब इकोसिस्टम को दोबारा से पढ़ डालो, दोबारा से समझ डालो. मैंने बोला था कि जब भी बात सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की आती है तो इसको लिंक हमेशा कंज्यूमर्स के साथ करोगे. तो बच्चों ये थे आपके टॉप 15 क्वेश्चन अबाउट द इकोसिस्टम फ्रॉम द इकोलॉजी. ठीक है, 2 चैप्टर इस यूनिट के हम लोग कवर कर चुके हैं और टॉप 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन जो थे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से, 50 क्वेश्चन इको सिस्टम से, डाइवर्सिटी एंड इन्वायरमेंटल इशू से भी मैं बहुत जल्द आपके लिए क्विज लेके आऊँगी. ठीक है, तो इसके अलावा आपको कोई और भी फीडबैक चाहिए कि क्वेश्चंस का नंबर बढ़ाना है या फिर स्पीड बढ़ानी है या फिर कुछ भी व्हाटएवर आप जो चाहते हो आप अपनी कमेंट्स के अंदर लिख सकते हो. मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वर्क करूँगी. इसके अलावा मैंने पहले भी कहा था क्विज में अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक लग रहा है इकोलॉजी या फिर किसी भी यूनिट से रिलेटेड जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वो कमेंट करिए. मैं कोशिश करूँगी कि उसके ऊपर भी आपको बहुत जल्द वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर दूँ. ठीक है, सो नेक्स्ट क्विज में मिलते हैं बच्चों एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग. थैंक यू.